प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 गणित विषय में उड़ान कार्य पुस्तिका हल करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस कार्य पुस्तिका में अप्रैल और मई मास का जो हमारा सिलेबस है, चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक और चैप्टर नंबर 2 भिन्न व दशमलव भिन्न, उसकी रिवीजन हम इस कार्य पुस्तिका के माध्यम से करेंगे। तो रिवीजन पर चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल DL साहू मैथ गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चैप्टर नंबर 1 पूर्णांक से वर्कबुक का कार्य बिल्कुल आसान प्रश्न है जो आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप समय बड़ी आसानी से दे सकते हैं। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं 4, 5, 6 वो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, तो 5, जिसके परिवार में 7 सदस्य हैं 7 लिखें। आपके पास कितने पेन हैं? तो जितने भी आपके पास पेन हैं, मान लेते हैं 4 है, 3 है, 2 है, तो वो आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आगे है, आपके बैग में कितनी पुस्तकें हैं? तो आप अपनी बैग के अंदर पुस्तकें गिनकर इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 12 पुस्तकें हैं। तो इस प्रकार इन प्रश्नों के उत्तर आप समय अपने आधार पर दें। तो आगे चलते हैं। जब भी हम गिनना आरंभ करते हैं तो 1 से आरंभ होकर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पूर्व कक्षाओं में जाना था, इन गणन संख्याओं को प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि गिनती होती है वो हमेशा कोई भी वस्तुओं की गिनती शुरू करते हैं, 1, 2, 3 से वस्तुओं की गिनती शुरू करते हैं। तो जिन संख्याओं को हम गणना करने में प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या हम अपने स्कूल के बच्चों की संख्या गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या देंगे हम? हाँ, बिल्कुल गिन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या हम आपके गांव या शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को गिन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल गिन सकते हैं। इसका उत्तर भी हाँ रहेगा। हम अपने गांव के व्यक्तियों की संख्या बिल्कुल गिन सकते हैं। आगे प्रश्न है, क्या हम अपने देश में भारत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या गिन सकते हैं? तो बिल्कुल गिन सकते हैं। ये संख्या भी हम गिन सकते हैं। प्रत्येक गांव से गिनते जाएंगे और सबको क्या है जोड़ के हम पूरे देश की जनसंख्या पता कर सकते हैं और 10 साल के बाद में पूरे देश की जनगणना होती भी है। आगे है, क्या संसार के सभी व्यक्तियों को भी गिन पाना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। संसार के सभी व्यक्तियों को गिनना संभव है, गिन सकते हैं हम। आगे है, क्या आप अपने सिर के बाल गिन सकते हैं? क्या आप आकाश में तारों को गिन सकते हैं? तो सिर के बाल है वो गिनना बड़ा मुश्किल है, तारों को गिनना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संख्या में है, अनगिनत है, यानी कि गिनना इतना आसान नहीं है। तो सोचो और उत्तर दो। तो गिनना क्यों संभव नहीं है? क्योंकि इनकी संख्या बहुत अधिक है। तो इनको क्या है, जो संख्या बहुत अधिक हो, गिनना जिनको संभव नहीं हो, उनको क्या बोलते हैं? अपरिमित या अनगिनत। तो आगे है, यह बताओ शायद आकाश के तारों या अपने सिर के बालों को गिनने में दिक्कत आए मगर यदि गिन पाए तो इसके लिए कोई संख्या होगी। तो जिस संख्या को अगर गिन लें हम तो क्या है, उस संख्या को क्या कहेंगे? उसको कहें अपरिमित या असंख्य। क्या कहेंगे? अपरिमित संख्या कहेंगे क्योंकि ये क्या है? अनगिनत है, असंख्य है, अनंत है। अनंत भी कह सकते हैं, अपरिमित भी कह सकते हैं। वह संख्या काफ़ी बड़ी होगी मगर उस संख्या में भी यदि हम एक और जोड़ दें तो क्या उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल। अगर क्या है, हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है तो उसमें भी एक जोड़ेंगे तो उससे बड़ी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। उस संख्या को एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं? परवर्ती संख्या बोलते हैं। परवर्ती, उस संख्या को क्या बोलते हैं? परवर्ती संख्या।
क्या कोई ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी हो? तो कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सबसे बड़ी हो, क्योंकि संख्याएं शुरुआत तो प्राकृतिक संख्याओं की 1 से होती है, लेकिन क्या है, इसका अंत नहीं है, अनंत तक है, ये अपरिमित है। तो सबसे बड़ी संख्या हम नहीं बता सकते। किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर उसकी खाली स्थान प्राप्त होती है, तो एक जोड़ने पर क्या होती है? परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। परवर्ती, एक जोड़ने पर जो बाद में संख्या प्राप्त होती है, बड़ी संख्या प्राप्त होती है, उसको क्या बोलते हैं? परवर्ती संख्या बोलते हैं। जो उससे बड़ी होती है तथा किसी भी संख्या में से एक घटाने पर उसकी पूर्ववर्ती, एक घटाने पर क्या प्राप्त होती है? पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। और एक जोड़ने पर परवर्ती, परवर्ती बाद में आने वाली, पूर्ववर्ती पहले आने वाली, उस संख्या से एक कम होती है। तो पूर्ववर्ती एक कम होती है, परवर्ती एक अधिक होती है। किसी संख्या में अगर हम एक कम कर दें तो उससे पहले वाली संख्या प्राप्त करते, इसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो 13 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है? एक पहले की बतानी है हमें, 13 से एक पहले 12 आ जाएगा। 28 की पूर्ववर्ती संख्या 27 आ जाएगा, एक पहले की। प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होती है। तो 1 से पहले कौन आता है? 1 से पहले 0 आता है। तो आइए अब शून्य का अर्थ समझते हैं। शून्य का सामान्यतः अर्थ हम ले लेते हैं कि कुछ भी नहीं, परंतु ये गलत है। तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। मैं अगर अपने हाथ में 3 चौक ले लेता हूँ, एक पेन ले लेता हूँ, अगर आपसे पूछूं कि मेरे हाथ में कितने चौक है, तो आप कहेंगे कि 3 चौक हैं। और अगर मैं एक चौक छोड़ देता हूँ, रख देता हूँ, और आपसे पूछूं कितने चौक बचे हैं मेरे पास, तो आप कहेंगे 2 चौक हैं। और अगर मैं फिर से एक चौक नीचे रख देता हूँ और आपसे पूछूं मेरे हाथ में कितने चौक है, तो आप कहेंगे 1 चौक शेष है। और फिर बचा हुआ एक चौक भी अगर मैं रख देता हूँ और आपसे पूछूं कितने चौक है, तो आप कहेंगे कि कोई चौक या एक भी चौक नहीं बचा है, यानी कि पेन अब भी बचा हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि शून्य का अर्थ ये नहीं है भी कुछ भी नहीं बचा। शून्य का अर्थ है कि जो वस्तु पूछी गई है वो मौजूद नहीं है, अन्य वस्तुएं तो मौजूद हो सकती है। तो इस प्रकार क्या है, हम शून्य के अर्थ को समझ सकते हैं कि शून्य का मतलब कुछ नहीं कि बजाय जो वस्तु पूछी गई है उसकी अनुपस्थिति है, कि वो वस्तु नहीं है, बाकी तो मौजूद है। तो अगर मेरे पास 3 चाक थे, तीनों रख दिए, कोई भी चौक शेष नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? शून्य का प्रयोग करेंगे, यानी कि कोई भी चौक शेष नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? शून्य चौक है। बच्चों, जब कोई वस्तु एक भी न हो, यानी उस वस्तु की अनुपस्थिति हो, तो उसे क्या है? शून्य लिखते हैं, यानी कि वो वस्तु मौजूद नहीं है, तो उसको क्या लिखते हैं? शून्य। शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं, यह नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे हाथ में चाक शून्य है, अर्थात चाक एक भी नहीं है, परंतु पेन मौजूद है। कुछ भी नहीं कहना, ये बात उपयुक्त नहीं है। जैसे आप के कक्षा कक्ष में एक भी हवाई जहाज नहीं है, यानी कि शून्य हवाई जहाज है। एक भी हवाई जहाज नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? शून्य हवाई जहाज है। परंतु हम ये नहीं कह सकते कि कक्षा कक्ष में कुछ भी नहीं है, बाकी सामान तो कक्षा कक्ष में मौजूद है। प्राकृत संख्याओं के संग्रह को हम शून्य को 1 के पूर्ववर्ती के रूप में मान सकते हैं, यानी कि शून्य है वो प्राकृतिक संख्याओं का क्या है? पूर्ववर्ती है। प्राकृतिक संख्याओं से पहले आता है, यानी प्राकृतिक संख्याओं सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, उसका अगर पूर्ववर्ती लिखें तो वो क्या होता है? शून्य होता है। तो ये क्या है? 1 का पूर्ववर्ती हम लिख सकते हैं। प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं बनाती है। तो इस प्रकार आपने क्या है? प्राकृतिक संख्याएं पहले समझा, यानी कि वो संख्याएं जो हम गणना करने में प्रयोग करते हैं, 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, वो प्राकृत संख्याएं होती है। और जो संख्याएं क्या है, जो 1 2 3 है, उसमें अगर हम शून्य को और शामिल कर लें तो वो क्या है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं। तो आइए एक प्रश्न पूछते हैं आपसे। रमन कमरे की छत पर है और उसकी बहन गीता अंडरग्राउंड कुछ सामान लेने गई है, यानी कि रमन है वो छत के ऊपर है, जबकि उसकी जो बहन है वो क्या है? जो नीचे मकान होता है ज़मीन में, अंडरग्राउंड, उसमें सामान लेने गई है।
अमन भूमि तल से 3 मीटर क्या है ऊपर ऊंचाई पर है और गीता भूमि तल से 3 मीटर नीचे जो बेसमेंट है उसमें है। तो अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो जो भूमि से नीचे उसको क्या है हम ऋणात्मक रूप से प्रकट करेंगे, उसको हम -3 में प्रकट करेंगे क्योंकि वो ज़मीन से भी नीचे है, और जो ऊपर है उसको हम -3 से प्रकट करेंगे। तो दोनों के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा, 6 का अंतर हो जाएगा। इसी प्रकार एक हवाई जहाज भूमि से 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और पनडुब्बी है वो समुद्र में नीचे पानी में नीचे चलती है, वो 12 मीटर गहराई में है। तो इनकी ऊंचाई और गहराई को किस प्रकार दर्शाते हैं, तो जो नीचे गहराई में उसको हम ऋणात्मक यानी कि घटा में प्रकट करते हैं, जो ऊपर है उसको हम जमा में प्रकट करते हैं। तो समुद्र में पनडुब्बी उसको घटा 12 में प्रकट करेंगे और क्या है जो हवाई जहाज ऊपर है उसको जमा 1000 में प्रकट करेंगे। तो इन दोनों के बीच में अंतर आ जाएगा 1012। तो इस प्रकार हम क्या है प्लस और माइनस को समझ सकते हैं। तो आगे अगले जो पार्ट है वीडियो के उसमें हम क्या है यानी कि जो धनात्मक अंक और ऋणात्मक अंक और शून्य मिलकर जो क्या है आपके पूर्णांक बनते हैं, उन पूर्णांक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही आप अभ्यास करें। धन्यवाद।